नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें 9 से 15 नवंबर के बीच जो भी घटनाएं घटी या इवेंट्स हुए, आज ये उनके करंट अफेयर्स की क्लास है। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको पहले भी ये बता दूं कि हमारे करंट अफेयर्स का उद्देश्य ये नहीं कि वर्तमान में क्या चल रहा है उससे आपको जोड़ा जाए, बल्कि उसे अतीत से भी जोड़ना जरूरी है। यानी इन करंट अफेयर्स की क्लास से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आपको समझने का मौका मिलेगा और उनसे भी आपके क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर तैयार होंगे। ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम का 50% प्लस वेटेज, जैसे अभी एमपीपीएससी का एग्जाम आ रहा है या अदर जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, 50% प्लस वेटेज करंट अफेयर्स सब्जेक्ट से कनेक्ट करके अगर पढ़ लिया तो आपका तैयार हो गया। मतलब आपके 100 में से 50 क्वेश्चन तो एनी हाउ आराम से मक्खन की तरह लग जाएंगे। आप अगर पुराने पेपर्स के अनुभव ही देखेंगे तो ये चीज आपको समझ पड़ जाएगी। या एक लाइन ऐसे बोलूं कि अगर आप केबीसी का कोई एपिसोड देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन करंट से ही कनेक्ट होता है। आप उठा के देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप जो है वो पुराने जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न, अभी चूंकि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जो है वो मतलब इसको ऐसे समझे कि 150 साल तो नहीं हुए उनके जन्म को, 150वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, है ना, क्योंकि 1875 से 2025। तो अब अगले एक साल तक सेलिब्रेशंस होंगे, अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन होगा और एक वो बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम से कई योजनाएं चल रही हैं। उस टॉपिक को अब हम यहाँ पर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उली हातू में हुआ। ये बिल्कुल सही है। यही रीजन है कि भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम 15 नवंबर को हर साल जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ये निर्णय इसीलिए लिया गया और ये निर्णय अभी का है। मतलब आप ये भी याद रखिएगा कि जनजातीय गौरव दिवस जो है उसको सेलिब्रेट मतलब करते हुए कोई ऐसा नहीं कि 10 20 या 25 जो है वो साल हो गए। अभी 3 साल से ही सरकार इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो ये एक आपको याद रखना है पहला, कि उनके जन्म की जो डेट है वो डेट कैसे जो है अगर कहा जाए कनेक्ट मतलब होगी इसके साथ। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। मतलब इसके ऊपर मतलब पीआईबी के प्रेस रिलीज वगैरह के ऊपर। दूसरा, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा उल गुलान नाम से जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था उसको लोकल लोग जो है वो उल गुलान कहते थे, मतलब उस विद्रोह का नाम उल गुलान था। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा नाम से भी संबोधित किया जाता है जब उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो धीरे धीरे वहाँ जो लोकल कम्युनिटीज थी, जो है वो छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में, वहाँ लोग उनको धरती आबा कहने लगे, यानी कि धरती पुत्र। धरती आबा का मीनिंग है धरती पुत्र। और बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय झारखंड के रांची में स्थित है। अब यहां से समझिए, दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बुनियादी चीजें पढ़ लें, है ना। दूसरा, के सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमें इससे ज्यादातर को ये पता होना चाहिए कि इनके नाम से जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है। अब एग्जैक्टली क्या होता, पढ़ा नहीं होगा तो झारखंड ही दिमाग जाएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, भगवान बिरसा मुंडा का नाम आपने जो है वो अगर सुन रखा है कि उनका संबंध झारखंड से, तो आप सीधे सीधे जाओगे वहीं। जबकि टेक्निकली अगर कहा जाए ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी गुजरात में है। ये आप याद रखिएगा। मतलब कोई पूछेगा कि एक सेकंड, ये खोल नहीं रहा है, यहाँ पर ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो लिखा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, भारतीय राज्य गुजरात में, राजपीपला, नर्मदा। नर्मदा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ये याद रखिएगा। में एक विश्वविद्यालय है और जनजातीय कल्याण मंत्री द्वारा स्थापित किया गया। बाकी हमारे लिए जो है वो ज्यादा कोई काम की चीजें नहीं है। ये पहला आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे और लिंक करके, ये देखें। जैसे आपसे सिंपल पूछ सकता है, अपन एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, जनजातीय गौरव दिवस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जनजातीय गौरव दिवस दिख रहा है ना, अभी आप तीसरा है ना, 2022, 2023, 2024, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जनजातीय गौरव दिवस कोई बहुत समय से नहीं जो है वो सेलिब्रेट हो, क्योंकि सरकार ने अभी जो है अगर कहा जाए जनजातीय गौरव दिवस की जो है वो शुरुआत की। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि यार पहला कब सेलिब्रेट हुआ। कोई चीज अगर 1 2 4 साल पहले हुई है तो हम उसको जो है वो जरूर उसके बारे में जो है याद रखें। तो जैसे टेक्निकली अगर कहा जाए कि 2021 से आदिवासियों के बलिदान के लिए, और उसमें सरकार ने घोषणा करी, और पहला फिर जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब सेलिब्रेशन 2022 में प्रॉपर, जैसे प्रधानमंत्री जी की तो आदत है कि वो घोषणा करते हैं,
फिर उसके बाद उसको बड़े पैमाने पर जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। इस तरह से हमें ये याद रखना है। भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पद यात्रा 150वां जन्म जयंती वर्ष, अब उस जन्म जयंती वर्ष की ओर जो है वो हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये पहले इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पर। दूसरा, कि कोशिश करिए कि इस तरह की जो शख्सियत है जैसे भगवान बिरसा मुंडा, ये काफी मतलब चर्चित जो है वो अगर कहा जाए हस्तियों में इनको गिना जाता है। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि उनसे संबंधित नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर चीजें क्या है। जैसे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भगवान बिरसा मुंडा का भी चित्र है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा का जो चित्र है वो संसद में है कि कहाँ है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किस जनजातीय अगर कहा जाए क्रांतिकारी का चित्र है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उनसे संबंधित जो दो चार जगहों पे यूनिवर्सिटी हैं वो आपसे पूछ, जैसे बिरसा जो अगर कहा जाए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पड़ती है रांची में, ऐसी एक लिस्ट बनाई। तब ये क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय अगर कहा जाए युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो 3 योजनाएं चलती हैं, उनमें सबसे बड़ी योजना जो है भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना, उन्हीं के नाम से जुड़ी हुई है। तो ये प्रश्न आपको समझ पड़ गया होगा कि कैसे जो है वो पूछा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी है कि हाल ही में कैरिबियन देश डोमिनिका ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की। इसके पहले निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया? अब ये समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे लीडर हैं भारत में या ग्लोबल लेवल पर जिनको इतने सारे इंटरनेशनल जो है अगर कहा जाए सम्मान या किसी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम सोचें कि वो पूरे अवार्ड्स जो उनको मिले हैं या जो है सम्मान मिले हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरे अभी जस्ट आप अगर 2 दिन पुराना पढ़ें तो अभी जो अगर कहा जाए कि ये नाइजर ने भी, ये जो नाइजीरिया का जो ऑर्डर ऑफ नाइजर, नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट जो है वो अवार्ड है, ये उनको सम्मानित किया गया। अब हम पूरे तो याद नहीं कर सकते लेकिन रफली हम इसको दो तरह से याद कर सकते हैं। एक तो अभी 2024 में जो सम्मान जो चर्चा में रहे, जैसे आपको दिख रहा है भूटान, रसिया, डोमिनिका और नाइजीरिया, इन चार ने तो अभी 2024 में दिए। तो 2024 में जिसने दिए वो, और उस सम्मान का जो है वो नाम वो, ये दोनों, जैसे ऑर्डर ऑफ द अगर कहा जाए ड्रैंग ग्लो, ये भूटान, ये याद रखना पड़ेगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ये याद रखना पड़ेगा, पर ये 2023 का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस एस्पटल जो है वो ये रूस का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोशिश करिए। अब एक तो ये है कि वो कोई भी पूछ सकता है, उसमें से ये भी पूछ सकता है इनमें से किस देश ने नहीं दिया। तब क्या करें? तो पहले तो आंख बंद करके सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी के संबंध किन किन देशों से बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से बहुत अच्छे हैं, इजिप्ट के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मतलब यूएस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जिन देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, यानी जहाँ जो प्रधानमंत्री जाते हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है, निश्चित रूप से उनने अवार्ड दिए होंगे। मतलब हम ऐसे अगर एग्जाम हॉल में भूल जाएं तब हम तुक्के से कैसे जाएं, यही एक तरीका है पहला तो। और दूसरा जो मैंने बताया कि आप कम से कम जो करंट ईयर में जो अवार्ड है वो अवार्ड जरूर याद रखिए। तो अभी तक टेक्निकली अगर कहा जाए, अगर हम कल तक की डेट को छोड़ दें तो उनको 15 अवार्ड मिले थे। अब नंबर ऑफ टोटल अवार्ड जो है अगर कहा जाए 16। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ये मैं अभी बता रहा हूँ नवंबर तक की स्थिति। ठीक है, ये हो सकता है कि दिसंबर में कोई और कंट्री का अवार्ड मिल जाए तो इसमें कोई नंबर जो है वो बढ़ जाए। बट अभी नवंबर तक की स्थिति में 16 ऐसे देश हैं जो अपने सर्वोच्च यानी हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट जो भी अगर कहें उस अवार्ड से उनको सम्मानित कर चुके हैं। तो कम से कम ये चार, मेरा व्यक्तिगत मत है कि अभी चार 2024 के याद जरूर रखिएगा। बाकी भले ही आप जो है वो नाम याद रखिएगा, ईयर मत याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा, कि सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव, इन सब ने जो है वो अगर कहा जाए उनको अपना सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया या देने, मतलब अब क्या पूछेगा वो तो देखने वाली बात है। अब अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अभी आपने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। अब जो नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए उनका कार्यकाल एक तो बहुत कम है, मतलब लगभग 6 महीने का कार्यकाल है। अब इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर? पहला तो देखिए, अभी जो इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो इतने ज्यादा, मतलब हिंदुस्तान में बहुत ही कम जो है वो अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जो इतने ज्यादा चर्चित रहते होंगे, वो बहुत चर्चित थे। तो निश्चित रूप से आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है, मतलब इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि अभी जो है वो अगर कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है,
या अगर कहा जाए कि वो कौन से नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ये कॉमन अगर आप कहीं कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उस आर्टिकल में से पढ़ लीजिए जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में। या आपको मतलब अपने स्तर पर जो है वो तैयार करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी टर्म जो है वो अभी मई 2025 तक ही है। दूसरा, कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है, उसकी रिटायरमेंट या अपॉइंटमेंट, तो वो किसी स्टैटिक क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार कर देता। मतलब ये आप याद रखिएगा कि एक स्टैटिक, आपके सामने एक स्टैटिक क्वेश्चन भी यहां से तैयार हो गया। इसके पहले जनरली नहीं आता, जनरली नहीं आता। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई यही प्रश्न आ जाए कि संजीव खन्ना भारत के कौन सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर ये जो है वो पूछ लिया जाए, तो इसके पहले हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आता। बट चूंकि 50वें मुख्य न्यायाधीश जो थे, धनदेवाय जो चंद्रचूड़ थे, वो इतने चर्चित थे। इतने चर्चित क्यों थे? क्योंकि एक तो उनके फादर जो है वो अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, नंबर वन, पिता पुत्र दोनों चीफ जस्टिस। दूसरा कि उन्होंने बहुत सारे वर्डिक्ट ऐसे दिए जो लैंडमार्क हैं हिंदुस्तान के इतिहास में आने वाले समय में, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बारे में हो, चाहे वो राम जन्मभूमि के बारे में हो, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में हो। इस तरह से बहुत सारे अगर कहा जाए कि उनके डिसीजंस चर्चा में थे, तो वो 50वें थे, तो उनसे 51वें का नाम जो है वो लिंक हो जाएगा। एक ये अपने को याद रखना। दूसरा, कि चूंकि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट हुई, तो इस माने हमारा स्टैटिक पॉलिटी का क्वेश्चन भी रिवीजन होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कहा। तो आर्टिकल 124 में ये प्रावधान है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बस यही उलझन है। हाई कोर्ट में जो है अगर कहा जाए सेक्शन थोड़े से उलझे हुए हैं, मतलब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ही सेक्शन में बहुत सारी बातें हैं। 124 को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसी में तो जैसे पहला लिखा है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिभार अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, उसमें चीफ जस्टिस भी होंगे और अदर भी होंगे। ये 124(2) में है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन, कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है या चीफ जस्टिस बन सकता है ना, कोई अलग अलग मतलब वो नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि चीफ जस्टिस के लिए अलग हैं, अगर कहा जाए कि क्वालिफिकेशन, और अदर जजों के लिए अलग है, सबके लिए एक जैसी है। तो ये 124(3), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर पद से त्याग पत्र देना। वो खुद भी अपने पद से जो अगर कहा जाए त्याग पत्र दे सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है यहाँ, तो आप जो है अगर कहा जाए उनको हटा भी सकते हैं, वो अपने पद से जो है अगर कहा जाए त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, गलत हो गया। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की रीति 124(4), और उनकी ओथ और एप्रीबेशन संविधान के भाग जो अगर सॉरी संविधान की अनुसूची 3 में। अब इसमें मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा ना, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा गलत ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। बस एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब देखिए, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शुरुआती लिखा हुआ है, इसको अभी आप ध्यान ना रखिए। अब वहां दिख रहा है कि यार भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी, जैसे लिखा हुआ उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति इस प्रयोजन से परामर्श आवश्यक समझे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यानी ये आपको ये पता है कि कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, और वो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो अपने पद पर बने रहेंगे। ये सिंपल सी लॉजिक है। दूसरा है कि उसी टू के अंदर, यानी 124(2) के अंदर जो है वो एक क्लॉज है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर और लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसको लग रहा है यार मुझे अब जो है वो रिजाइन करना है, तो वो रिजाइन भी कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर कहा जाए अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंप सकता है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ खा में ये खंड 4 जो लिखा है कि उसको हटाने के लिए फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। हटाने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर, कि आपको 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में संसद के जो अगर कहा जाए जो उपस्थित और मत देने वाले, यानी प्रेजेंट और वोटिंग वाले लोगों से ये तय करना पड़ेगा कि भाई इसको पद से हटाना है। जिसको हम आम भाषा में जो है अगर कहा जाए कि महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी जो है अगर कहा जाए जटिल है। हालांकि आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। केवल एक जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन। ठीक है, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो आप समझो इस चीज को, कि अगर आप ये
मतलब इसको रट के चले गए 124, तो वहां उलझा देगा। आजकल क्वेश्चन पेपर सेटर को मिलते ही नहीं क्वेश्चन, वो ऐसे ही ढूंढता है, क्या करेगा। तो हमें ये समझ पड़ा, जैसे अभी अपन समझेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, मैंने चीजों को याद कैसे करना वो भी समझा। आपको शेड्यूल 3 दिख रहा है। अब किसी से पूछोगे यार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो शपथ जो है उसके बारे में क्या प्रावधान है अनुसूची 3 में, लेकिन जब भी आप अनुसूची 3 को पढ़ोगे उसमें लिखा होगा 124(6). यानी साफ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में आप जाओगे तो उसमें वो बात लिखी है जिसके तहत उनको जो है वो शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान होगा, ये लिखा है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुरूप शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, यानी ओथ या एफर्मेशन। तो आपको ये समझ पड़ा कि आज हमको समझ पड़ा है कि यार उसकी शपथ के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो ओथ है उसके बारे में शेड्यूल 3 के अलावा आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में प्रोविजन है। तब जब तक वो जो अगर कहा जाए प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब क्लॉज 6 के अंदर जो कहा गया है वो थर्ड के तहत वो ना हो। तो ये चीजें आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे, हमको लगता है कि करंट अफेयर्स अभी, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की शपथ हुई तो आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए था ना कि यार ये मतलब शपथ कैसे हुई होगी, कैसे राष्ट्रपति ने जो है वो शपथ दिलाई होगी, क्या होगा। ये चीज हमको जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। फिर अगला है, ये क्वेश्चन तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। उसके पीछे का जो है वो एक कारण तो ये है कि अभी एमपी में ऐसे भी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी को खड़ा करने में जो शुरुआती अगर कुछ बड़े राजनेता थे तो उनमें से सुंदरलाल पटवा का नाम एक है। तो पहला है कि सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है, मैं भी आपको समझाऊंगा भी पूरा। दूसरा, सुंदरलाल पटवा केंद्र सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री रहे, ये भी सही है। जब जिस समय वो मतलब अगर कहा जाए कि राज्य की राजनीति से केंद्र में गए, जैसे श्री शिवराज सिंह चौहान है, तो उनको भी जो है अगर कहा जाए कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए उस पद के ऊपर रहे। दूसरा है कि सुंदरलाल पटवा को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और चौथा है कि मध्य प्रदेश की 6वीं और 9वीं लोकसभा में सुंदरलाल पटवा नेता प्रतिपक्ष थे, ये गलत है। ये इसीलिए गलत है क्योंकि इन लोकसभाओं के समय ही सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, ये आप याद रखिएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ सुंदरलाल पटवा के बारे में। सुंदरलाल पटवा 1980 में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। जनवरी से फरवरी, बहुत कम, मतलब उनका जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल ना के बराबर रहा, बिल्कुल ना के बराबर। 6वीं लोकसभा में जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। तीन तीन चीफ मिनिस्टर हमको मिले थे, कैलाश चंद्र जोशी, फिर उसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा आ गए, फिर उसके बाद सुंदरलाल पटवा गए। अब 1980 में भारत की राजनीति में एकदम बदलाव हुआ, जनता पार्टी के हाथ से सरकार चली गई, केंद्र में फिर इंदिरा गांधी की सत्ता आ गई। ध्यान समझिएगा, जब केंद्र में फिर से इंदिरा गांधी की सत्ता आ गई तो इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि भाई जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां सरकार गिराओ। और फाइनली जो अगर कहा जाए कि फरवरी 1980 में मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। ये दूसरी बात है, इससे पहले 77 में भी लगाया था, पर 77 का जो है अगर कहा जाए कि बहुत दिन नहीं चला, लगभग 54-55 दिन, मेरे हिसाब से 54 दिन ही चला था वो। तो इस तरह से 1980 में सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल के दौरान जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और उस प्रेसिडेंट रूल जब हटा तो सुंदरलाल पटवा, क्योंकि लगाया क्यों गया था कि बीजेपी के हाथ से, उस समय तो बीजेपी नहीं थी, यानी जनता पार्टी के हाथ से सत्ता खींचना हटा, तो सुंदरलाल पटवा की जगह कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई, अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। इस क्लास में कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने अर्जुन सिंह का नाम ना सुना। ठीक है, मध्य प्रदेश में अच्छा 5 साल का कार्यकाल बढ़िया जो है वो रहा होगा उनका। तो इस तरह से सुंदरलाल पटवा के हाथ में रही। फिर उसके बाद एक बार और सुंदरलाल पटवा के हाथ में सत्ता आई 1990 में। ये 9वीं जो है विधानसभा थी मध्य प्रदेश की। जब 9वीं विधानसभा में चीफ मिनिस्टर बने तो ये मार्च से दिसंबर 1992 तक, मार्च 1990 से दिसंबर 1992 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर है। अब इस समय क्या घटा, 6 दिसंबर 1992 को आपको मालूम होगा बाबरी डिमोलिशन हो गया। अब बाबरी विध्वंस के कारण केंद्र ने, क्योंकि उस समय फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में सत्ता थी, केंद्र ने कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल यही था, 1 साल, लगभग 1 साल जो अगर कहा जाए, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि 15 दिसंबर को ये प्रेसिडेंट रूल लगा था 1992 में, और 6 दिसंबर 1993 तक, लगभग
वो बाबरी के जो बरसी का पहला वर्ष था उस तक जो है वो चला था, ये कहते हैं। तो एक साल जो है वो ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज रहा। और इसके बाद फिर जो ही मैंने कहा कि प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा तो सीधी सी बात है कि सत्ता ट्रांसफर होगी होगी और कांग्रेस आ गई। 10 साल तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। तो हमारे काम का ये है कि सिक्स्थ और नाइन्थ जो असेंबली थी, इस समय वो चीफ मिनिस्टर भी रहे और उस समय जो है वो प्रेसिडेंट रूल की स्थिति भी रही, यानी राष्ट्रपति शासन भी लगा। ये भी आप जो है अगर कहा जाए एक बात याद रखिएगा सुंदरलाल पटवा के बारे में। फिर उसके बाद सुंदरलाल पटवा राज्य की राजनीति से बाहर चले गए, ये ध्यान रखिए। उन्होंने स्टेट की पॉलिटिक्स में कोई उनका रोल नहीं था। फिर वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बने, माइनिंग मिनिस्टर बने, ठीक है, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को उन्होंने देखा। ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज उन्होंने जो है वो देखी। इस तरह से अगर कहा जाए कि हम इस बात को जो है वो समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद अच्छे से समझ पड़ गया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आप सुंदरलाल पटवा जी के बारे में और भी पढ़ें, क्योंकि 100 ईयर अगर किसी पर्सनालिटी को होते हैं और राज्य सरकार दिख रहा होगा 11 नवंबर 1924 जन्म शताब्दी वर्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट्स किए वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे 1980-85 में, समझ गए होंगे 1980 से 85 मैंने अभी बोला कि अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में भी जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। छोटा कार्यकाल उनका एक पहला तो आपको दिख रहा होगा, 28 दिन का ही कार्यकाल है, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि उसके बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। और फिर 90 से 92 का राष्ट्रपति शासन, इतना चर्चित राष्ट्र हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित राष्ट्रपति शासन ये 90 से 92 में लगाया हुआ ही है। क्योंकि इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को फटकार लगाई थी, वो जब एसआर मुंबई केस गया था। एक केस है एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कर्नाटक की राजनीति का है, वहां के चीफ मिनिस्टर थे एसआर बॉम्बई। उनको भी 100 ईयर हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, पिछले साल उनका भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें जो अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मन उठा के कहीं भी राष्ट्रपति शासन मत लगाया करो। फिर अगला है प्रसिद्ध योग गुरु शरद जोई, जिनका हाल ही में हाइकिंग करते हुए निधन हो गया। एक तो ये बहुत जाने मानी हस्ती थे, है ना, अमेरिका में योग को काफी पहचान दिलाने में काफी जो सेलिब्रिटी है, मैडोना जैसे जो है वो सेलिब्रिटी, इनसे योग सीखा। तो योग में एक बड़ा नाम थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अब इनका निधन कैसे हुआ? हाइकिंग, हाइकिंग एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के हम वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग क्या होता है? 1-2 किलोमीटर कॉलोनी में घूम लिए, किसी पार्क गार्डन में घूम लिए, वॉकिंग। जब हम लंबी यात्राओं पर चले जाएं, है ना, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक यात्राएं करें इस तरह की, तब वो वॉकिंग से निकलकर जो है अगर कहा जाए जो है वो हाइकिंग कहलाती है। वॉकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सब जो है वो घूमने की ही प्रक्रिया है। ये बड़ा आश्चर्य है कि हाइकिंग के दौरान उनकी डेथ हुई, क्योंकि हाइकिंग करने से तो हार्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब है जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और उनको हार्ट अटैक आ गया। तो चर्चा में आ गया। तो अब एक्चुअल क्या होता है कि चर्चा में ऐसी चीज आती है कि हाइकिंग का संबंध किससे है? अब प्रश्न दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम हॉल में। क्या अब हाइक मतलब सुना ही नहीं हाइकिंग क्या होता है? हाँ, वॉकिंग ट्रैकिंग तो सुना हुआ है, पर हाइकिंग क्या होता है ये किसी ने जो है सुना नहीं, तो फिर तो गड़बड़ होना ही है यहाँ पर। तो ये मैंने एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो है वो आर्टिकल लगाया। केवल एज 53 थी। योग को एग्जैक्टली जो है वो बहुत अच्छी सी पहचान दिलाई उन्होंने यूएस में। तो फिर तो आप समझ ही लीजिएगा कि बड़ा नाम था उनका। अगला है मसाला फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब ये प्रश्न क्यों लिया ये समझ लीजिए। अभी ये प्रेस रिलीज जारी हुआ 12 नवंबर को। लिखा है कि मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, 2023-24 में जो है वो मिर्च के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। ऐसे भी हमारी मिर्च तो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। आप में से कोई खरगोन जिले का होगा तो उसने बेड़िया मिर्च मंडी का नाम सुना होगा। एशिया की सबसे चर्चित मिर्च की मंडी है जो खरगोन जिले में है। तो अब ये एक तो प्रश्न हमारे सामने आ गया, तो हमको यहाँ दो स्टैटिक क्वेश्चन मिल गए जो हमारे एग्रीकल्चर नॉलेज से जुड़े हुए हैं। जो हम परंपरागत गाइडों में पढ़ते हैं शायद वहां से क्वेश्चन ना मिले, या उसमें पुराना हो, यहाँ अपडेटेड आपको करंट से। तो आप अपनी अगर कोई बुक भी है आपके पास जिसमें मसाला उत्पादन के, तो उस आंकड़े को भी अपडेट कर लीजिएगा कि नवंबर 2024 की स्थिति में मिर्च उत्पादन में दूसरे स्थान पर, ओवरऑल जो मसाले हैं उनके उत्पादन में पहले स्थान। अचानक मसाले उत्पादन में हम ऐसे क्या, हमने मतलब अगर कहा जाए तीर कमान जो है वो चला दी है। एक्चुअल आपको मालूम होगा कि एक जो है वो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश शासन चलाती है, जिसमें छोटे
सीमांत किसानों को कहते हैं कि आप अपनी परंपरागत जो है वो खेती को छोड़िए और अपनी जमीन के ऊपर मसाला क्षेत्र को विस्तृत कीजिए, जिसमें सरकार आपको हेल्प करती है। मसाला जो अगर कहा जाए क्षेत्र विस्तार जो योजना है उसके अंतर्गत, उससे धीरे धीरे लोग मसाला फसलों की ओर जो है अगर कहा जाए बढ़ने लगे। इनमें इनकम भी अच्छी है। तो अगर आपने ये इकोनॉमिक सर्वे इस बार का देखा होगा, उद्यानिकी में आता है ना, ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा मसाला। हम देख रहे हैं कि मसालों के उत्पादन में लगातार हम धीरे धीरे बढ़ोतरी कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वो मतलब उसमें कमी आ रही है। अगर आपको यहाँ गार्लिक दिख रहा है तो गार्लिक के उत्पादन में भी आपको जो है वो बढ़ोतरी दिख रही है रैंडमली। अगर आप जिंजर देख रहे हैं तो जिंजर के उत्पादन में भी यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर आप धनिया देख रहे हैं तो उसमें भी, और अगर आप मिर्च देख रहे हैं तो उसके उत्पादन में भी आपको लगातार कंटिन्यू 2019-20 में जहां 2 लाख मैट्रिक टन था वो 3 लाख एक 3.1 लाख मैट्रिक टन हो गया। ऐसे मतलब हमको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें ठीक ठाक हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण आपको समझ पड़ गया। उसके कारण ये है कि हम कुछ योजनाएं स्पेसिफिक अगर कहा जाए इसके लिए चला रहे हैं। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इन चीजों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसाले में लाल मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक है। और लाल मिर्च का औसत इसी तरह ये इनके दिख रहे हैं यहाँ पर। इनमें अगर कहा जाए आप ध्यान से देखोगे, लाल मिर्च का औसत 5 साल में 2.76 लाख। अदरक और लहसुन का, तो अदरक का 5 दशमलव और लहसुन का जो अगर कहा जाए 20 दशमलव। तो आपको दिख रहा होगा कि लहसुन के मामले में हम जो अगर कहा जाए बहुत आगे। लहसुन का औसत दिख रहा है ना आपको, कितनी जगह लहसुन का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग। नीमच, मंदसौर, रतलाम, वहां का लहसुन तो जो अगर कहा जाए आप मंदसौर नीमच के आसपास जाओगे तो अब वो जीआई टैग में चला गया लहसुन। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो मैंने आपको स्टेटिक बताया, जैसे अगर कहा जाए यहाँ सिंपल जो है, मध्य प्रदेश मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, हालांकि योजना यहाँ पर, तो ये हम चले गए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे आपको पहली अगर कहा जाए डिस्ट्रिक्ट खरगोन की वेबसाइट मिली। अब खरगोन तो मिर्ची के लिए है, तो लिखा है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। कब का आर्टिकल है? 2016 का, है ना। तो मतलब योजना कितनी पुरानी है समझ सकते हैं। तो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत बीज वाली फसल जैसे मिर्च फसलों के लिए राज्य सरकार 50% अनुदान जो है वो देती है। बाकी तो जो है वो हमारे लिए काम का नहीं, पर हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है। एमपी हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पर भी ये योजना हमको यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसके कारण अब धीरे धीरे हमारा मसाला फसलों का उत्पादन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला है 11 से, अभी ऑलरेडी चल ही रहा है, COP29 सम्मेलन चल ही रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर। 11 से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान के बाकू में आयोजित किए जा रहे COP29 सम्मेलन में मध्य प्रदेश से निम्न में से किस पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता ने भाग लिया? तो साक्षी भारद्वाज बहुत ज्यादा चर्चित हैं। इन्होंने अपने घर में एक पूरा आर्टिफिशियल गार्डन बना रखा है। कृत्रिम मतलब प्लांट आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब घर के अंदर ये गार्डन बना रखा है। और कई ऐसी मतलब अगर कहा जाए वृक्षों की या फूल पौधों की प्रजातियां हैं जो दुर्लभ है, उनको ये जो है अगर कहा जाए बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इनको जो है अगर कहा जाए उसमें इनवाइट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने खुद इसका जो है वो प्रेस रिलीज दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियां, ठीक है, डॉक्टर साक्षी भारद्वाज को पर्यावरण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भोपाल की हैं ये, मैं भी बता दूं आपको, साक्षी भारद्वाज, COP29 आयोजन में भागीदारी के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साक्षी की भागीदारी गर्व का विषय है और उल्लेखनीय है कि डैश डैश डैश, बाकी तो हमारे काम का नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोप के जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं वो आने वाले 2-4 साल एग्जाम में काम आते ही हैं। जैसे पेरिस को पीस जो पेरिस जो अगर कहा जाए कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज, उसमें वो जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर की कहानी वो आज भी चल रही। ग्लासगो के अंदर जो नेट जीरो था, हर देश आज भी यूज कर रहा। हम भी कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि भाई हम 2070 तक नेट जो अगर कहा जाए जीरो को हासिल करेंगे। ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत बोल के आए थे, पांच जो मतलब है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए हम 5 कदम उठा रहे हैं जिनको पंचामृत कहा गया। तो आप प्रधानमंत्री पंचामृत करोगे तो वो पांचवे आ जाएंगे, जिसमें 5वें नंबर पे था कि भाई हम जो है वो 2070 से पहले नेट जीरो हासिल नहीं कर सकते, हमको टाइम लगेगा, हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं अभी यहाँ पर। तो ये जो है वो अगर कहा जाए ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब इसमें या तो ये आपसे सिंपल पूछ ले डॉक्टर साक्षी भारद्वाज
का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, पर्यावरण। या प्रसिद्ध जो है वो चर्चित पर्यावरण जो है वो कार्यकर्ता साक्षी भारद्वाज का संबंध किस शहर से है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको दिख रहा है कि डॉक्टर साक्षी ने 1819 में 450 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के 6000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत में इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में देश भर से 18 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें डॉक्टर साक्षी भारद्वाज मध्य प्रदेश से एकमात्र प्रतिभागी हैं। ये आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये अभी की ही खबरें हैं जितनी भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है यहाँ पर। यहाँ जहां तक कि अगर आप देखेंगे, जैसे लिखा ना कि भोपाल का स्वच्छता एम्बेसडर जो है वो इनको बनाया गया है। और भी कई चीजों में अगर कहा जाए, वो मध्य प्रदेश सरकार पोस्ट करती रहती है। तो ये जैसे अगर कहा जाए, यहाँ पर ये आपको कोई एक पोस्ट दिख रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, एमपीपीएससी प्री के लिए किसी ने डाला है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का गौरव जो है वो कूप में जो है वो। तो ऐसी चीजें आपको एग्जाम में आजकल यही क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं, लिंक करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और कोई क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आते यहाँ पर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अब ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न क्यों लिया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सुमोटो पावर के तहत एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया, नियम, कि भाई कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते। आजकल तो होता है ना कि मतलब हर टॉपर जो है सब कोचिंग से पढ़ा होता है, ये तो साफ है, मतलब अगर कहा जाए कि जैसे देखने को मिलता है। तो ये है कि कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए गए। चूंकि ये 13 नवंबर का प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तब हमारे सामने ये प्रश्न साफ है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या था। इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है क्या। देखो, कंज्यूमर जो अगर कहा जाए प्रोटेक्शन के लिए, भारत में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमने पास किया। उस एक्ट के आधार पर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कंज्यूमर फोरम जो है वो गठित कर दिए, यानी अगर कहा जाए कि कंज्यूमर कोर्ट के लो, आप देशी भाषा में समझो तो। लेकिन उसके बाद भी कंज्यूमरों के इश्यूज को लेकर मुद्दे हमेशा जो है वो चर्चा में रहे। 2019 में भारत सरकार ने उस जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें कुछ सुधार करते हुए एक एक्ट लाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट के तहत पहली बार आपने ये अथॉरिटी खड़ी करी, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पुराने वाले एक्ट में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं, नए वाले एक्ट में जो है वो प्रावधान। चूंकि एक्ट में प्रावधान है, इसलिए ये स्टेटूटरी बॉडी हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है, तो इसमें कुछ गलत नहीं। ये खुद इसको एक अच्छी चीज दी, जैसे टीवी के ऊपर कोई विज्ञापन चल रहा है, भ्रामक है। आजकल आप ध्यान से देखिए, जब से अथॉरिटी बनी है तब से टीवी एड वाले बहुत सोच सोच के विज्ञापन करते हैं। वो जो विज्ञापन करते हैं तो नीचे जो है लिखा रहता है ये सांकेतिक है, प्रोफेशनल के द्वारा किया जा रहा है, इसे आम व्यक्ति के द्वारा करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारे ऊपर पेनल्टी लगा सकती। पेनल्टी का मतलब नहीं कि पैसे वाली पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है इज्जत। अब बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए, जैसे ये लिख रहा है कि कोचिंग संस्थानों से 54,60,000 का जुर्माना। अब बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए 54 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं, वो 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की तो स्कॉलरशिप बांट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिपुटेशन पे प्रश्न आ जाता है ना, अरे बताओ ये भ्रामक विज्ञापन कर रहे थे तो इनके ऊपर जो है वो 50,000 का जुर्माना लगा दिया। जैसे कॉलोनी में किसी आदमी को 3 दिन की भी सजा हो जाए तो लगता है ना, अरे बताओ 3 दिन जेल में रह के आए ये। अब बात वही होती है। तो इस तरह से हमको ये पता होना चाहिए। तो एक तो ये वैधानिक निकाय है, दूसरा 2019 के एक्ट के तहत खड़ा हुआ है, इसको सू मोटो साल आईएएस में क्वेश्चन आना ही है इसका। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कब से काम कर रहा है, तो ये लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज कम इनटू फोर्स इन 20 जुलाई, यानी इस एक्ट को 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया था, नंबर 1। और इस अथॉरिटी को 24 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया। तो कोविड के दौरान 24 जुलाई 2020 को ये अथॉरिटी काम करने लगी थी। ये आपको जो है वो याद रखना है, और ये आ सकता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया था। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कंज्यूमर को कितने प्रकार के राइट दिए गए थे। जो सबसे कॉमन है, मैं समझता हूँ आप सब कंज्यूमर हो इस समय, किसी कोचिंग का कोई कोर्स भी आप ले रहे हो, तो आप जो है अगर कहा जाए कंज्यूमर, जो है अगर कहा जाए कि जो है वो डेफिनेशन में जो है वो आते हो।
तो क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि एक कंज्यूमर को कितने तरह से हमने जो है वो राइट दे रखे? देखना हो, मैं तो अभी आप कहोगे तो मैं तो बोल के एक तरफ जो है वो फ्री होके खड़ा हो जाऊंगा, बट आप एनसीईआरटी की बुक में भी ये पढ़ाया जाता है, और आपको सबको तो देखें, आप अपने ईमानदारी से कोई इसमें अगर कमेंट कर दे कि हाँ सर इतने जो है वो कंज्यूमर को राइट्स जो है दिए गए हैं और इन राइट्स को वो फुलफिल करें। ठीक है, जैसे एक मैं बता देता हूँ, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार जो है अगर कहा जाए कंज्यूमर को दिया गया है। और राइट टू चूज, दुकानदार उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि यही सामान खरीदना है, उसकी इच्छा के ऊपर है कि क्या खरीदना है। तो राइट टू चूज, तो बाकी आप देखिए बताइएगा। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्न में से किस बौद्धिक संपदा में शीर्ष में 10 इस देशों में स्थान प्राप्त है? पेटेंट में, ट्रेडमार्क में, औद्योगिक डिजाइन में, या उपरोक्त सभी में, यानी इनमें से किसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बेस्ट बना? तो सभी में। कैसे, पहले तो देखिए, ये लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, यहां पर आपको दिख रहा है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए वैश्विक शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त कर लिया है इसने। जो है अगर कहा जाए, ये आपको याद रखना है, मतलब 3 क्षेत्रों में, ये तो आपके सिलेबस में भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें अब आपके 3 चीजें जो है वो काम की हैं। नंबर 1, आपके काम किए हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ध्यान से समझिए, 1995 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, विश्व व्यापार संगठन का, उसके बाद एक एग्रीमेंट चर्चा में आया जिसको कहा गया ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स जो है वो अगर कहा जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे सबसे चर्चित एग्रीमेंट था, यानी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो आजकल आप GI पढ़ते हो वो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल सर्किट डिजाइनिंग, ये सब जो है अगर कहा जाए आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रख दिए गए, तो ये सब जो है वो बौद्धिक संपदा की डेफिनेशन में रहेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स। लेकिन इसके पहले भी जो है वो इस काम के लिए एक संस्था काम कर रही है जिनेवा से, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाली एजेंसी है, और 1967 से जिनेवा में काम कर रहे हैं, और दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दों के लिए आज भी काम करती है। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि अपन केवल WTO तक ही जो है वो जाके या ट्रिप्स तक जाकर ही सीमित हो जाए, नहीं, यहाँ भी काम कर रही है, ये हमको पता होना चाहिए। अगला वन लाइन का है, इसमें अपने को दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना। निम्न में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला बटालियन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF, ये सब जो है वो एक प्रकार से इनको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है, हालांकि अब इनके लिए पैरामिलिट्री वर्ड प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जब गठन हुआ था तो ये पैरामिलिट्री के नाम से जानी जाती थी। तो CIS, आज अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहां कोई अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, जैसे लाइक कोई NTPC का प्लांट है, कोई एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई सिक्योरिटी जो है अगर कहा जाए मिले, जैसे यहाँ हमारे भोपाल के पड़ोस में नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल पड़ती है, उन सब जगहों को सुरक्षित रखने का काम CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, नाम में ही दिख रहा है CISF के अंदर को जो है वो दिया गया है। CISF जो है वो ये काम करेगी, आप याद रखिएगा। और ये टेक्निकली अगर कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। ये जितनी भी जो है वो आर्म फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, CRPF का नाम तो सुना ही होगा, ये सब जो है वो अगर कहा जाए पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत काम करती हैं। ये पूरी गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि इंस्टीट्यूशंस हैं या बॉडी हैं, इनके लिए जो है वो बाकायदा कोई एक्ट पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो बना रखा है। तो अभी हमारे सामने जैसे ये पोस्टर है, दिख रहा होगा आपको, DD न्यूज का, यहाँ पर लिखा है सरकार ने CISF की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी, ये यहाँ पर। तो इससे साफ है कि आप जो है वो अगर कहा जाए कि जब कोई वर्ड में पहला वर्ड आ जाए कि पहली महिला बटालियन, पहला, तब क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में बढ़ जाती है। आएगा ही आएगा, कुछ भी अब क्या पूछेगा वो देखने की बात है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है एजेंसी, तो इनका जो हेड होगा वो हमेशा एक IPS ऑफिसर ही होगा, मतलब DGP जैसी पोस्ट इसमें जो है वो रहती है इनके अंदर। अगला भी वन लाइन का है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज मैं बता दूं, अब नीचे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे तो आपके ऊपर है कि जो है
इन पैरामिलिट्री फोर्स में से, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो भी आप कहना चाहो, केंद्रीय सशस्त्र बल कहते हैं आजकल तो, इनमें से एक की जन्मभूमि तो हमारे ही मध्य प्रदेश है। यानी हमारे मध्य प्रदेश से ही उसका जो है वो मतलब वो खड़ी हुई, और मध्य प्रदेश से ही वो पहचानी गई। मैं नाम भी बोलूंगा, बट अगर आप में से कोई जैसे होता है ना कि यार मेरे को पता है, तो वो स्क्रीन को क्या बोलते हैं कि रोक कर, यानी भाई टू वे आप कैसे जो है वो अगर कहा जाए पढ़ोगे, तो टू वे कम्युनिकेशन का तो ये तरीका ही होता है कि हम उसको रोक कर जो है वो बता दें कि ये हमने यहाँ से हुई। तो आप नीचे बताइएगा कि नीमच में किस पैरामिलिट्री फोर्स का गठन हुआ था, और नीमच जो शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या है, ईमानदारी से। हम देख लें आज नीमच का फुल फॉर्म, नीमच पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद टाइप करें तो कोई मतलब का नहीं। ठीक है, कितना तुरंत याद है उसके ऊपर सब टिका हुआ है। अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व का पहला एआई 5G दूरसंचार नेटवर्क शुरू किया गया? एनवीडिया, सॉफ्टबैंक, नोकिया, ए और बी दोनों। तो एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने ये लॉन्च किया है। ये वन लाइन का, इसको समझने की जरूरत नहीं। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है एनवीडिया। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि एप्पल से बड़ी कंपनी हो गई एनवीडिया। और जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट दुनिया में जो पहली बनी थी, जो जीपीयू, वो एनवीडिया ने ही बनाई थी। मैंने पिछले वीक भी बताया था। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है बिजनेस लाइन में कि एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने दुनिया का पहला एआई और 5G जो है वो नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क शुरू किया। तो ये वन लाइन फैक्ट। कभी कुछ क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए वन लाइन फैक्ट के, उनमें हमको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। कुछ में हमको थोड़ा थोड़ा जो है वो समझना पड़ेगा। हाँ। तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नामक पहला आकाशीय अभ्यास कहाँ? तो आंसर है न्यू दिल्ली। अब इसको समझिए पहले तो, है ना, इसका भी पोस्टर मैंने लगाया। देखिए, वॉर जो होता है ना, युद्ध, वो अपने डोमेन के ऊपर होता है। दुनिया में सबसे पहले युद्ध जो है वो जमीन पे लड़े गए। जमीन से इंसान पानी पर पहुंच गया, पानी से इंसान हवा में पहुंच गया, और हवा से इंसान जो अगर कहा जाए अंतरिक्ष में पहुंच गया, और अंतरिक्ष से अब जो है वो पहुंच गया है साइबर वर्ल्ड में। तो आज वॉर के 5 डोमेन, लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, स्पेस भी है, और साइबर भी। उसको साइबर वॉरफेयर बोल सकते हैं, स्पेस वॉरफेयर बोल सकते हैं, जो भी जो है। तो अब हमारे लिए चैलेंज यही है कि आज अंतरिक्ष में, आज हमारा जो फ्यूचर है वो अंतरिक्ष तकनीक के ऊपर टिका हुआ है। आने वाले समय में हम सैटेलाइट्स के ऊपर इतना निर्भर है। आप सोचिए कि जिस जोमेटो से आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, या जिस टैक्सी को आप जो है वो अपने घर बुलाते हैं, ओला या इस तरह की कैब, वो पूरी की पूरी एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर बेस्ड होती है, यानी जीपीएस बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। सोचिए अगर वो सिस्टम धराशायी हो जाए तो ये पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा पूरा। तो हमको, हालांकि जीपीएस हमारा नहीं है, हमारा अपना खुद का नाविक है, लेकिन बता रहा हूँ एग्जाम के लिए। बट इन फ्यूचर हमको स्पेस को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसलिए अंतरिक्ष अभ्यास 2024 जो है वो ये शुरू किया गया। और आपको दिख रहा है कि 11 से 13 नवंबर तक 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष आयोजित किया गया। अंतरिक्ष अभ्यास के दौरान इसमें क्या रणनीति होगी, कैसे हम अंतरिक्ष को सुरक्षित करेंगे, इन सब विषयों के ऊपर जो है वो चर्चा की गई। अगला, हाल ही में आयोजित उत्सवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक्चुअली मैं एक साथ ही लेने वाला, अलग अलग लेता तो 4 क्वेश्चन हो जाते, तो मैंने एक साथ ही ले लिया। स्क्रीन इनकी मैंने जो है वो एक साथ जोड़ दी थी उनकी। तो मोगली उत्सव पेंच नेशनल पार्क, ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना मालूम हो। जब रुडियार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी, और जंगल बुक से जिन कैरेक्टर्स को पेंच नेशनल पार्क के पहचान दिलाई, उसने पेंच को दुनिया भर में पहचान दिला दी। ये आप याद रखिएगा, मोगली से। जो उनकी किताब थी, मतलब लेखक जो है वो रुडियार्ड किपलिंग है। ऑलमोस्ट वैसे ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा रुडियार्ड किपलिंग के बारे में। निमाड़ उत्सव, आपको मालूम है खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, टेक्निकली निमाड़ के ये 4 गढ़ हैं। खंडवा खरगोन जैसे एक समय में जो है वो ईस्ट और वेस्ट निमाड़ कहलाते थे, तो उनसे स्प्लिट हो गए। खंडवा से स्प्लिट होकर बन गया बुरहानपुर, और खरगोन से बन गया बड़वानी। तो निमाड़ उत्सव अभी महेश्वर में हुआ, ये भी है। कालिदास उत्सव जो वो उज्जैन में हुआ, और बाली जत्रा जो है अगर कहा जाए कटक में। अभी चारों क्यों इंपॉर्टेंट है, ये गलत है सुमात्रा वाला, क्योंकि बाली से सुमात्रा लगा दिया मैंने लिंक करने के लिए। अब पहला तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा, चल रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये चल रहा है अभी इस समय। एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है बाली जत्रा। तो उड़ीसा के कटक में ऐतिहासिक बाली जत्रा उत्सव शुरू होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर भी है। और उत्सव में पहली बार ड्रोन, लेजर शो, डस डस डस, वो हमारे काम का है नहीं। दूसरा, कालिदास समारोह, आपको मालूम होगा कि
1936 में कालिदास समारोह शुरू किया पंडित सूर्यनारायण व्यास ने, लेकिन फर्स्ट कालिदास समारोह 1936 में नहीं हुआ, ध्यान रखना। मतलब जो स्टेट ऑनर कालिदास समारोह था, मतलब राज्य सरकार जो अभी जैसे ये मध्य प्रदेश शासन करा रही है, संस्कृति मंत्रालय कराता है इसमें पूरा इवेंट को, वो हुआ मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1958 में। और पहले ही इवेंट में जो चीफ जस्टिस थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इस बार भारत के उपराष्ट्रपति को चीफ जस्टिस बनाया। तो मान ली तीन चीजें हो गई। पंडित सूर्य नारायण व्यास का संबंध किस, जो अगर कहा जाए इवेंट से, 1936 के कालिदास समारोह से। मध्य प्रदेश शासन में कला परिषद के द्वारा कब से जो अगर कहा जाए चलाया जा रहा है, तो 1958 से कालिदास समारोह जो है वो आयोजित हो रहा है। पहले कालिदास समारोह में किसे इनवाइट, मतलब चीफ गेस्ट बनाया गया था, तो वो हमको पता चल गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसलिए अपने को याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो लोक माता अहिल्याबाई देवी की 300वीं जयंती पर महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव, ये अभी जो मैंने बताया यहाँ पर ये। और चौथा, पेंच नेशनल पार्क में, पैंच नेशनल पार्क सिवनी में। अब देखो क्या होता है ना, करंट कैसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट। इससे हमको क्या समझ पड़ा कि पेंच नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, या मोगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये भी मतलब करेंट है, लेकिन ये परंपरागत सब्जेक्ट में भी तो काम आएगा ना। और इससे हमारे मिसलिनियस टॉपिक भी तैयार होते हैं। जैसे अब मोगली आ गया तो दिमाग में तुरंत आ गया यार ये मोगली मतलब कहाँ से वर्ड आया, तब हमें पता चला कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जिसको एक व्यक्ति जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए जीवित किया। ये याद रखिएगा, कभी भी जो है वो एग्जाम में आए तो ये उनकी खुद की सोच थी, और उससे उन्होंने जो है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर को, और बहुत सारे जो अगर कहा जाए कैरेक्टर्स को उन्होंने खड़ा किया था अपनी इस किताब में, जंगल बुक में। ये आप जो है वो याद रखिए। मुझे लगता है कि कुछ इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको पंच हो सकता है। अब क्या पूछेगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता, बट आता है इस तरह के जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोचिए, मतलब कितनी ये तो बदकिस्मती है कि रुडयार्ड किपलिंग यहाँ से जो कैरेक्टर लेके गए, उनके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया, है ना, मतलब हिंदुस्तान के ऊपर। और उसी फिक्शनल स्टोरी और उनके नॉवेल्स में जो वो बताना चाह रहे थे दुनिया को, उससे उनको नोबेल प्राइज मिल गया लिटरेचर का। वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। बट आज भी अगर कहा जाए कि हमारे साथ वो कंट्रीब्यूशन जो है वो शेयर नहीं किया जाता, कि यार हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन जो है अगर कहा जाए होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अगला है, हाल ही में डेनिस मुंटोरो भारत की यात्रा पर आए थे, वह किस देश के प्रथम उपप्रधान। अब ये वन लाइन का है, लेकिन आप इसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फर्स्ट। अगर किसी शब्द में फर्स्ट आ जाए ना, तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, ठीक है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अगर कहा जाए कि भारत के पहले जो है वो उप प्रधानमंत्री थे, तो हमें ये समझ पड़ गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो अगर कहा जाए कि नामक कोई पोस्ट होती नहीं है, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर नामक कोई पोस्ट नहीं होती। लेकिन जब कोई उस पर पहली बार ऐसे बिठा दिया जाता है कि यार आप करोगे, तब वो चर्चा में आ जाता है। तो डेनिस मोंटेरो रूस के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। अगर आप केवल डेनिस मोंटेरो पे इंटरनेट पर टाइप करो, तो हर आर्टिकल में आपको जो कॉमन वर्ड लिखा मिलेगा, वो मिलेगा रशियन फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कॉमन जो मिलेगा। यानी ज्यादातर अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार का, रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटरोव ने भारत से किया। डेनिस जो है वो रशियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर भारत रूस के बीच जो है अगर कहा जाए ये, इसमें आपको जो है वो आप ये चीजें जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं, ऐसे जो है वो आते हैं क्वेश्चन। तो प्रथम अगर वर्ड आ जाए, यानी जहां जहां आपको ये प्रथम वर्ड दिख रहा है, वो प्रथम वर्ड जो है वो अगर आ रहा है, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है। इस बहाने आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत में कितने लोग उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, भारत में 7 उप प्रधानमंत्री रहे। पहले जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वो बहुत कम समय तक रहे, अपने निधन तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे, यानी दिसंबर 1950 तक। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई के हाथ में जो है वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री थे वो। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये चीजें बहुत काम की है, मजेदार भी होती हैं। 1969 में जब इंदिरा गांधी ने उनसे बिना पूछे, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनसे बिना पूछे
जो अगर कहा जाए क्या बोलते हैं, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तो उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारी पोस्ट। उन्होंने वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट छोड़ दिया 19 जुलाई को। और जो है अगर कहा जाए वो फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोस्ट छोड़ दिया। इसीलिए इंदिरा गांधी देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बन गई प्रधानमंत्री के साथ। फिर उसके बाद चरण सिंह रहे, बाबू जगजीवन राम जब अगर कहा जाए रहे, यशवंत राव चौहान रहे, और इसी क्रम में देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के शासनकाल में 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से आज तक, यानी 2004 से 2014, 2014 से 2024, पिछले 20 साल से भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। ये आप याद रखिएगा, मतलब अगर ऐसे नॉर्मली आपको याद रखना है तो। अब औद्योगिक क्षेत्र मुहासा मध्य प्रदेश के किस जिले में? अब ये मैंने प्रश्न क्यों लिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न के लिए पहले तो मैं इसके आंसर की प्रेस पर जाऊं। ये दिख रहा होगा 12 तारीख को। हमारे लिए कोई आंकड़े काम के नहीं है कि 214 एकड़ में ये हो गया, वो कोई काम का नहीं। जनसंपर्क समय समय पर इस तरह के प्रेस रिलीज जारी करता है मध्य प्रदेश का। अब पहली लाइन में हमको दिख रहा है औद्योगिक क्षेत्र मुहासा बावई में 214 दशमलव इतना इतना एकड़ यहाँ पर। तो हमें ये आज समझ पड़ी, जैसे बाबई, हालांकि बाबई को माखन नगर भी कहते हैं क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है ना, पुष्प की अभिलाषा वाले माखनलाल चतुर्वेदी। तो वो बाबई में मुहासा है। आम वगैरह का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी काफी अच्छी है वहां पे। अब यहां से आपका क्वेश्चन, अगर मान के चलिए आपने किसी गाइड में बहुत सारे पढ़ रखे हैं, उसने तो गाइड वाले ने तो अपने तरीके से बेचारे ने जितना बन सकता उतना लिख दिया। अब अचानक कोई नया जिन आ गया, सरकार ने कुछ नया कर दिया, जैसे मुहासा अब नया कर दिया। हालांकि मुहासा पहले से भी है, इसमें ये नहीं कि आज ही हुआ। बट एग्जाम हॉल में कुछ समझ ही नहीं आता, यार ये तो सुना ही नहीं, हमने कभी जो सुना ही नहीं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन वहां आपको हेल्प करता है। यानी ये क्वेश्चन अब जैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के अंदर चला गया यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में हमको पता होना चाहिए कि नर्मदापुरम जिला में बाबई, जिसको अपन माखन नगर कहते हैं, वहीं पर मुहासा बाबई जो है वो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसे इस क्लास में जो यहाँ पर नीचे लिखा कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को ग्राम भोरी जिला। अब भोरी, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कल को आप जब डीएसपी बनेंगे तो भोरी में भी कुछ ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगी, है ना। तो जगहों से चीजें जो है वो लिंक हो जाती है। ये वन लाइन फैक्ट का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं, पर याद रखिएगा 9 से 13 नवंबर 2024 को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये प्रेस रिलीज है, दिख रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 9 से 13 नवंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में जो अगर कहा जाए कि भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। कांस्य पदक प्राप्त करने वाले 3 सदस्यों में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन एकेडमी की खिलाड़ी कुमारी मानसी रघुवंशी, वंशिका तिवारी शामिल थी। ठीक है, यानी हमको बहुत अच्छे से समझ पड़ा कि यहाँ पर 2 खिलाड़ी जो कांस्य पदक मिला उसमें हमारे मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी की हैं शॉटगन। ये आपको याद रखना है, और बाकी जो है वो हमारे काम के नहीं है। तो ये एक हो गया कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। इस बहाने हमको ये पता चला कि कुमारी मानसी रघुवंशी, कुमारी वंशिका तिवारी, ठीक है, इनका संबंध शूटिंग से है। ऑलरेडी ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम खरगोन से हैं ये, इनका नाम आप सब जानते हैं, ये शूटिंग से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाते हैं, या करंट अफेयर से रिवीजन हो जाता है कि यार अब कभी आ गया कि कुमारी वंशिका तिवारी का संबंध जो है वो किस खेल से। अब हमने कहा यार ये तो हमने किसी गाइड में नहीं पढ़ा, ये तो हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, वो भी कहाँ से लिखेगा, जब ये न्यूज में चर्चा में आएगी तभी तो चीजें हम तक आएंगी ना, नहीं तो कैसे आएंगी। तो हम उसको कैसे कहें कि वो नहीं लिख रहा, वो तो सब लिख रहा है अपनी जगह जितनी भी। मध्य प्रदेश के किस जो है अगर कहा जाए टाइगर रिजर्व में प्रथम सोलर बोट का संचालन शुरू हुआ। अब जब प्रथम लिखा है स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश में पहली सोलर बोट है, ये याद रखिएगा, बोट है, ये बोर्ड गलती से हो गया बोट, ठीक है, ये बोट है, वो गलती से लिखा गया बोट। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई में शुरू हुई प्रथम सोलर बोट, प्रदेश सरकार की प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में पहला कदम। तो आपको दिख रहा होगा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नर्मदापुरम जिला सतपुड़ा पर्वतमाला में फैला हुआ है। पचमढ़ी राम की जगह सतपुड़ा पर्वतमाला का ही हिस्सा है। इसी से लगे हुए क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।
यहीं पर एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जब पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, जब आरक्षित क्षेत्र बनाया, तो कोर जोन में आम आदमी का प्रवेश रुक गया, लोग जा ही नहीं पाए। अब जैसे आज पचमढ़ी जाओ, आप हर जगह नहीं घूम सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ नहीं घूम सकते। तो धीरे धीरे लोगों ने एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन ढूंढा जिसका नाम है मड़ई, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नर्मदापुरम जिले की मड़ई स्थित। तो मड़ई जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से ही है। यहाँ पर बकायदा सोलर बोट का संचालन किया जा रहा है। ये अपने आप में पहली बोट है, ये लिखा हुआ है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटनों के लिए सोलर बोट का संचालन शुरू। प्रदेश की ये पहली बोट होगी जो सौर से संचालित हो। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी से चलने वाली फर्स्ट बोट कहाँ चलाई जा रही है या कहाँ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, जो अगर कहा जाए का खिताब 2024 का जीता, तो पंकज अडवाणी। ऑलमोस्ट बहुत फेमस है पंकज अडवाणी, कई प्रेस रिलीज हैं जो मैंने लगाए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि उनका वो ऑलरेडी इससे पहले भी कई बहुत सारे इवेंट जीत चुके हैं, तो वो काफी नाम उनका है, और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी। तो हमें ये पता होना चाहिए, हाँ बिलियर्ड जरूर पता होना चाहिए कि बिलियर्ड क्या होता है। तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। वैसे तो जो अगर कहा जाए कि आप सबने बिलियर्ड देखा होगा, स्नूकर और बिलियर्ड ये दोनों भाई बहन हैं, मतलब एक ही खेल के दो रूप हैं अलग अलग। ये आप लोगों ने देखे होंगे। अगर इस तरह का ये पूल होता है, ये दिख रहा है यहाँ पर, जिस पे इसको खेला जाता है ये। तो ये जो है वो इवेंट है, आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जैसे लिखा ना IBSF वर्ल्ड स्नूकर, तो मैंने क्या बोला, बिलियर्ड स्नूकर दोनों जो है अगर कहा जाए भाई बहनी है। तो एक ये पता हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर अगले के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बच्चों वाला है, मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ मध्य प्रदेश से लिंक है, इसलिए मैंने इसको लिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 58वीं कार्यकारी समिति की बैठक में जैव विविधता संरक्षण पर निम्न में से किस नदी को पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने संबंधी परियोजनाओं के लिए अनुमानित 11 करोड़ रुपए का बजट में शामिल नहीं किया गया? चंबल, सोन, नर्मदा, टोंस। अब इसको पहले तो अपन प्रेस रिलीज देखें, ये स्क्रीन पर दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो एक तो गंगा और गंगा की जितनी ट्रिब्यूटरी हैं, तो नीचे आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश की तीन नदियां दिख रही हैं, चंबल, सोन और टोंस। आंसर में आपको समझ पड़ गया। मैंने ऊपर जो है वो नर्मदा लगाया। नर्मदा कभी भी गंगा मिशन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि नर्मदा का गंगा से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है, फ्लो में या किसी तरीके से। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि चंबल, सोन, दामोदर और टोंस नदियों में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने संबंधी परियोजना के लिए अनुमानित 11 करोड़ रुपए का बजट किया जाएगा खर्च। ये सब नदियां जो है वो अगर कहा जाए अपने इकोसिस्टम के लिए फेमस है। जैसे चंबल अपने एलिगेटर्स यानी घड़ियाल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें कुछ डॉल्फिन भी मिलती है। गंगा अपनी गंगेटिक डॉल्फिन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा लिखा हुआ है संकट में फंसी डॉल्फिनों की सहायता के लिए विशेष वाहन डॉल्फिन एम्बुलेंस की शुरुआत भी जो है वो की जा रही है। एक्चुअली एक अनोखी बात आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, गंगा में जो डॉल्फिन है वो ब्लाइंड होती है, उनको दिखाई नहीं देता, फिर भी वो पूरी जिंदगी बढ़िया जीती है। मतलब ये आप याद रखिएगा, एक तो डॉल्फिन मेमल है ना, वो मछली की तरह है, लेकिन मछली के डेफिनेशन में आती नहीं, वो मेमल में आती है, यानी स्तनधारी में। और दूसरा गंगाटिक डॉल्फिन जो होती है वो ब्लाइंड होती है। अब आप सोचिए कि वो पूरे जीवन देख नहीं पाती, लेकिन उसके बाद भी वो अपना जीवन अच्छे से जो है वो जी लेती है। तो 15-16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, दिसपुर, कोकराझार, बक्सर। अब पहले तो समझ लीजिए, बोडोलैंड, जो आप अगर असम का मैप देखोगे, तो असम का जो ऊपर वाला मैप है, यानी जब आप असम से भूटान वाली बेल्ट से यानी चीन तरफ की ओर जो बढ़ोगे उधर, उस क्षेत्र में कुछ जिले हैं जैसे कोकराझार है। अभी आपको याद होगा कि कोकराझार में बोडोलैंड मुद्दे को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई थी। जो आज आप मणिपुर का तनाव देख रहे हो, ऐसा बोडोलैंड का इशू पहले रह चुका है। यहाँ पर अगर कहा जाए इनके अधिकारों के लिए एक एग्रीमेंट सरकार ने जो है वो साइन कराया था, जो आपको दिख रहा होगा 2020 में, बोडोलैंड शांति समझौता। पहला तो ये आपको याद रखा। यानी एक बात तो ये साफ हो गई कि बोडोलैंड का, जो बोडोलैंड शब्द है उसका सीधा सरोकार बोडो जो लोग हैं वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, अपने अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, वो है असम का मुद्दा।
ठीक है, तो ये एक पहला। दूसरा क्या, अभी बोडोलैंड जो है वो उत्सव का आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ, तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जो है वो कर कहा जाए। और बोडोलैंड की लोकेशन देखना हो तो कुछ नहीं करना, आप कोकराझार या बक्सा ये सब आप कभी भी मैप रीडिंग पे चले जाना, असम में बोडोलैंड मैप करना, तो उसमें आपको जो है वो ये, अब इसमें दिखाता हूँ, देखिए एक सेकंड, इसमें अलग से तो नहीं आ रहा, ये जैसे ये दिख रहा है ना, तो ये जो जिले दिख रहे हैं ना असम के, ये ऊपर वाले असम से जो लगा हुआ है ये वाला पूरा बेल्ट, ये पूरा जो है वो बोडोलैंड में आता है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि ये बोडोलैंड में, और ये अपने अधिकारों के लिए अब जो है वो लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि हमारे लिए अपने खुद का जो है वो एक जगह हो। तो बस ये है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पंच होते हैं। क्योंकि जब हमने पढ़ा ना हो तो बोडोलैंड, अगर किसी ने ये पढ़ा है कि बोडोलैंड का मुद्दा असम से है, तो वो उत्सव भी असम में ही लेकर जाएगा। इसीलिए मैंने तीन ऑप्शन असम के दिए, दिसपुर असम की कैपिटल हो गई, कोकराझार असम का जिला हो गया, बक्सा जिला हो गया, बाकी एक मैंने दिल्ली रखा। अगला है, समांथा हार्वे को उनकी किस रचना के लिए बुकर से सम्मानित किया गया? ऑर्बिटल। ये चारों जो रचनाएं मैंने ली हैं ये चारों बुकर अवार्ड विनिंग हैं। पिछले साल जो है वो प्रॉफिट सॉन्ग को जो है वो बुकर अवार्ड मिला था, उसके पहले और उसके पहले, जिससे कि आपको कम से कम ये याद रहे कि ये बुकर बुक्स है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हार्वे 5 वर्षों में बुकर जीतने वाली पहली महिला, ऑर्बिटल अब तक का दूसरा सबसे छोटा नॉवल। समांथा ने लिखा, अंतरिक्ष से धरती देखने की खुशी ऐसी जैसे कोई बच्चा आईना देखता है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनका जीवन, उसके ऊपर उनका ये अनुभव, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए इस आर्टिकल को जो है वो लिखा ना, आर्टिकल बोल रहा हूँ, अपने नॉवल को जो है वो लिखा है। और इस नॉवल को जो है वो बुकर के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ और फाइनली जो है अगर कहा जाए इसने बुकर अवार्ड जीत लिया। तो टेक्निकली अगर कहा जाए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए कि अ, ये मतलब अगर कहा जाए बहुत समय से जो है वो उपन्यास नहीं लिख रहे, इन्होंने उपन्यास को लिखना तो अभी शुरू किया है, और उसमें भी एक छोटा उपन्यास, और यहाँ तक यानी आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, सब चीज उसके ऊपर टिकी होती है। आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर सब कुछ टिका होता है। कई बार लगता है ना कि हम जो है 5 साल से तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, हमारा प्री नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हम 5 साल से तैयारी में वो काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए। अभी तो कहते हैं अरे यार ये तो 21 साल का ही है, ये सेलेक्ट कैसे हो सकता है? मैं तो जो है वो 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्री नहीं निकल रहा। तो बात यही आती है कि आप कर क्या रहे हो, उसमें कितना किस तरह से अपने आप को जो है वो तैयारी से जोड़ रहे हो, वो सब क्वेश्चंस एग्जाम में रोल प्ले करते हैं, किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक नहीं, हर जगह। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को बिहार के जुमई से मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय का वर्चुअली लोकार्पण किया? श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और ये भी दोनों। ऑलरेडी ये संग्रहालय पहले से भी है, ये ध्यान रखिएगा। इनको अपग्रेड किया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की यादों को सहेजने के लिए, जैसे टंट्या भील, खाजिया नायक, भीमा नायक, इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आप बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय छिंदवाड़ा चले जाओ। तो ये दो आपको आंसर है, ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए। और आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2016 को देश के विभिन्न प्रदेशों में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित संग्रहालय के निर्माण की योजना पर काम किया, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, कि तब उन्होंने कहा कि भाई आप इनको बनाइए। और उसके बाद फिर अपग्रेड किया गया। तो अपग्रेड किया गया तो जैसे छिंदवाड़ा में बादल भोई, बहुत ही जाने माने जो है अगर कहा जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बादल भोई, राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन था बादल भोई का। तो ये वहीं उसी संग्रहालय को अपग्रेड किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो बादल भोई संग्रहालय है ये एग्जैक्टली मध्य प्रदेश राज्य जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, वही पहले छिंदवाड़ा में हुआ करता था, भोपाल में फिर उसको शिफ्ट किया। और अब वो जगह का एक अंश हिस्सा जो है वो बादल भोई संग्रहालय को दे दिया गया और उसको अब अपग्रेड कर दिया गया। तो कम से कम आपको ट्राइबल म्यूजियम कुछ, जैसे अभी आप जैसे छिंदवाड़ा खजुराहो चले आओ तो आदिवर्त संग्रहालय है वहाँ पे, भोपाल चले जाओ तो राज्य जनजातीय संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, छिंदवाड़ा चले जाओ तो बादल हुई जो अगर कहा जाए संग्रहालय है, जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह जो अगर कहा जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय ये। तो प्रश्न ऐसा नहीं, प्रश्न हो सकता है कि लिंक करके पूछ ले, या बादल भोई का संबंध कहाँ से ये पूछ ले, वो उसके ऊपर है कि क्या पूछेगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए। और ये योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाएगी।
हाल ही में थिरू दिल्ली गणेश का निधन हो गया। बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपने सबने इस कलाकार को देखा होगा। दक्षिण भारत में तमिल फिल्मों में एक बड़ा नाम थे। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो अगर कहा जाए कि एक ट्वीट किया था, स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए पहले ही नंबर पे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट का आ गया ना, पीएम नरेंद्र मोदी जो है एक्सप्रेस जो है यहाँ पर। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक बड़ी जानी मानी हस्ती है, हमको लग रहा है हमने तो देखा नहीं, तो नॉर्थ में नहीं देखा, लेकिन जैसे अभी नॉर्थ में अपन कादर खान सोचते थे ना, तो कादर खान का जब निधन हुआ तो कहीं ना कहीं लगा कि पेपर में क्वेश्चन पंच हो सकता है। सेम दक्षिण भारत में तिरुवदिल्ली गणेश थे, तो फिल्मों में एक बड़ा नाम थे। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने ये लिखा भी है, पीआई भी है। प्रधानमंत्री ने फिल्म अभिनेता थिरुदिल्ली गणेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन जो है वो पंच होगा इसमें। फिर दक्षिण एशियाई दूर, दो बार हो गया, ठीक है। दक्षिण एशियाई दूर संचार विनियामक परिषद, SATRC की 25वीं बैठक का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ है और ये ट्राई ने कराया है। इसमें कभी ये तो नहीं आएगा कि ट्राई ने कराई या किसने कराई, क्योंकि इसमें देखो सार्क मेंबर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। ये एग्जैक्टली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हमको दिख रहा है ये सब साउथ एशियन कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान। ठीक है। ईरान को अब सार्क में शामिल मत करना, बाकी तो है मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये सब देशों ने टेलीकॉम सेक्टर को और कैसे बेहतर किया, इसके ऊपर एक तो ये 25वीं बैठक थी, इसलिए जो 25 थी इसलिए चर्चा में आ गई। दूसरा, इसको मैनेज किसने किया, ट्राई ने किया, इसलिए चर्चा में आ गया। तीसरा, ये दिल्ली में आयोजित हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या पूछेगा वो उसके ऊपर देखने वाला है। अगला है, भारत के किस संस्थान द्वारा पर्यावरणीय अनुकूल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग फोम। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो पैकेजिंग का फोम हम लोग यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। आप उसको जलाओगे तो देखोगे तो समझ पड़ जाएगा। और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, मतलब इसका खुद का क्षरण नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। अब हम डिग्रेडेबल जो है अगर कहा जाए, प्लास्टिक और फोम पे काम कर रहे हैं जो या तो जैसे अगर कहा जाए स्टार्च से बनते हो, जैसे मक्का है, चावल है, उससे जो स्टार्च मिलता है उससे बनते हो, या कोई और तरीके से। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इसे बनाया। दूसरा, जो चार इंस्टीट्यूशन है ये भी अभी चर्चा में है इसी तरह के कामों के लिए, इसीलिए ये याद रखना। जैसे पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है, तो देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो पुणे। एम्प्री जो अगर कहा जाए, इसको एम्प्री पढ़ा जाता है, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR मैनेज करता है इसको, उसके अंदर। तो इसको कभी भी इस नाम से नहीं पढ़ा जाता है, इसको हमेशा एम्प्री, मतलब आप जब कभी पढ़ोगे, मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित संस्थान है CSIR का, यहाँ पर दिख रहा होगा एम्प्री लिखा हुआ है, ये एम्प्री नाम से पढ़ा जाता है, ये भोपाल में स्थित है यहाँ पर। तो ये चारों भी हमारे काम के हैं। आर्टिकल आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि कैसे इसने बनाया, क्या है उसको, ये हमारे जो है वो काम का जो है वो नहीं। तो इस वीक जो है अगर कहा जाए कि ये टॉपिक आपके ऑलमोस्ट जो है वो पूरे हो गए तैयार। शुरू में जो आपको बताए, तो आप जैसे ये टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्टैटिक, जैसे आज आपको आज याद रहा कि यार 126 क्लॉज 6 में ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसको शपथ और प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा अपने पद पे आने से पहले, जिसके बारे में संविधान की अनुसूची 3 में प्रावधान है। ये स्टैटिक क्वेश्चन हमारा जो है वो तैयार हो गया। मुहासा नाम का जो अगर कहा जाए कि औद्योगिक केंद्र जो है वो नर्मदापुरम जिले में पड़ता है, ये स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो हमारा तैयार हो गया। भारत में जो अगर कहा जाए 7 उप प्रधानमंत्री हुए, ये स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। ये सब्जेक्ट से स्टैटिक क्वेश्चन को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको जो है वो दिक्कत जो है वो होगी, और उसके प्रॉब्लम्स फिर हम फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा लगा होगा। अब एक्चुअल मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जितनी देर मैं पढ़ाता हूँ, बीच में मैं कोई बहुत सारा इसमें वो नहीं बता पाता कि कहानी, किस्से, चुटकुले, ये सब मेरी शुरू में स्वभाव में नहीं है। मैं चाह कर भी नहीं कर पाता। जैसे मेरे से कहा जाता है कि आप ये कोर्सेज आपके चलते हैं, आप इसके बारे में भी बताएं बच्चों को कि ये कोर्स चल रहा है, पर वो भी मेरे मुंह से, क्योंकि पढ़ाते समय ध्यान ही नहीं रहता इसलिए। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, खूब ईमानदार बनिए, डेडिकेट रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से जो है अगर कहा जाए इसको कंटेंट को उठाइए। पुराने वाले वीडियो भी देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी आपको काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होंगे, और कई चीज़ें आपको उनसे सीखने को भी मिलेंगी।
धन्यवाद आप सभी को।